तो नवंबर 2025 में एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई। सीरिया के नए विदेश मंत्री असद अल शायबानी बीजिंग पहुंचे। जी, और वो अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मिले। हाँ, अब ऊपर से देखें तो ये एक आम कूटनीतिक मुलाकात लगती है। मतलब सीरिया में तख्ता पलट हुए 1 साल हो चुका है और नई सरकार दुनिया से अपने रिश्ते सुधारना चाहती है। बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया लगती है। लेकिन इस मुलाकात से जो खबरें बाहर आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बातचीत का एक मुख्य मुद्दा था सीरिया में जो उइगर लड़ाके हैं उनकी चीन वापसी। और बात सिर्फ चर्चा तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ने तो दावा किया कि दमिश्क ने 400 उइगर लड़ाकों को बीजिंग को सौंपने पर सहमति भी जता दी है। अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक मोड़ है। का शीर्षक है चीन सीरिया संबंध और उइगर प्रत्यावर्तन की दुविधा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा है। हाँ, कि एक तरफ तो नई सरकार इन लड़ाकों को अपनी सेना में शामिल कर रही है और दूसरी तरफ उन्हें चीन को सौंपने का वादा भी कर रही है। आखिर ये लड़ाके चीन से भागकर सीरिया पहुंचे कैसे और अब उनका भविष्य क्या है? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये मुलाकात वाकई बहुत अहम थी और जैसा कि आपने कहा ये सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं थी। विदेश मंत्री अल शबानी ने बीजिंग में जो बयान दिए वो बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने चीन की सुरक्षा चिंताओं का पूरा समर्थन किया, आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया और सबसे बढ़कर उन्होंने वन चाइना सिद्धांत का खुलकर समर्थन किया। अच्छा। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीरिया अपनी जमीन से ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा जिससे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई आंच आए। ये तो बहुत सधी हुई कूटनीतिक भाषा है, लेकिन क्या इसका कोई सीधा कनेक्शन हाल की किसी और घटना से है? क्योंकि चीन बिना वजह तो इतना बड़ा स्वागत करेगा नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस बयान का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बहुत ही अहम कदम उठाया था। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरह पर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। और चीन ने उस पे वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, वो अनुपस्थित रहा। अच्छा, तो मतलब न तो सपोर्ट किया न ही वीटो किया, एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया। लेकिन इसकी वजह क्या बताई? वजह बहुत साफ थी और सीधे तौर पर उइगर लड़ाकों से जुड़ी थी। चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि सीरिया को विदेशी आतंकवादियों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए और उन्होंने खास तौर पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM का नाम लिया। तो संदेश साफ था। बिल्कुल, संदेश था कि आप हमारी सुरक्षा मुद्दे का ध्यान रखें तो हम प्रतिबंधों पर नरम रुख अपनाएंगे। ये एक तरह से एक लेन देन वाली कूटनीति थी। 1 मिनट, लेकिन क्या ये सच है कि अमेरिका अब ETM को आतंकवादी संगठन नहीं मानता? मुझे याद है कुछ साल पहले उन्होंने इससे अपनी सूची से हटा दिया था। हाँ। ये तो चीन के दावे की पूरी हवा निकाल देता है। हाँ, और यही इस मामले को बहुत ज्यादा उलझा देता है। 2020 में अमेरिका ने ETM को अपनी आतंकी सूची से हटा दिया था। और उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि पिछले 10 सालों से इस बात का कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिला है कि ये संगठन अभी भी मौजूद है या सक्रिय है। तो एक तरफ चीन है जो ETM को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये संगठन शायद अब है ही नहीं। और सीरिया की नई सरकार इन दो बड़ी ताकतों के बिल्कुल अलग अलग नजरियों के बीच फंस गई है। बिल्कुल। ये सब बहुत पेचीदा है। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस दुविधा पर और बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये हजारों उइगर लड़ाके ये चीन से निकलकर सीरिया जैसे युद्धग्रस्त देश में पहुंचे कैसे? इनकी कहानी क्या है? देखिए, इसकी जड़ें तो चीन के शिनजियांग प्रांत में सरकारी दमन में हैं। खासकर 2009 में जो दंगे हुए थे उसके बाद चीनी सरकार ने उइगर आबादी पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा सख्त कर दी। मतलब गिरफ्तारियां, पाबंदियां? जी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, धार्मिक आजादी पर पाबंदियां लगीं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को दबाने की कोशिश की गई। तो इस दमन से बचने के लिए कई उइगर परिवार वो अपना घर-बार छोड़कर भागने लगे। और उनका पहला ठिकाना तुर्की बा, है ना? जो कि भाषा और संस्कृति के लिहाज से वहां उन्हें अपनापन महसूस होता होगा। बिल्कुल। और तुर्की ने शुरुआत में उइगर शरणार्थियों के लिए अपनी बाहें खोली भी, लेकिन वहां भी उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। अच्छा। उन्हें सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नौकरियां मिलना मुश्किल था, समाज में पूरी तरह घुल मिल पाना भी एक चुनौती थी, और इसी हताशा के माहौल में
उन्हें एक नया रास्ता दिखा। सीरिया, हाँ, सीरिया। एक गृह युद्ध में फंसा देश, वो एक नया रास्ता कैसे हो सकता है? ये तो और भी खतरनाक जगह थी। उस समय सीरिया का जो इदलिब प्रांत था वो असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गुटों का गढ़ बन चुका था। और यहाँ कट्टरपंथी विचारधारा वाले समूहों ने इन परेशान और नाराज उइगर नौजवानों को भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्हें एक मकसद दिया गया। बिल्कुल, उन्हें एक मकसद दिया, एक पहचान दी और असद के खिलाफ जिहाद का हिस्सा बनने का मौका दिया। अनुमान है कि 2015 तक लगभग 700 उइगर परिवार इदलिब पहुंच चुके थे। और लड़ाकों की संख्या? करीब 1500 उइगर लड़ाके इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे समूहों में शामिल हो गए थे। और आज की तारीख में माना जाता है कि सीरिया में करीब 4000 से 5000 उइगर लड़ाके सक्रिय हैं। और फिर दिसंबर 2024 में सीरिया में तख्तापलट हो गया। हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS, जो इदलिब का सबसे ताकतवर विद्रोही गुट है। हाँ, उन्होंने और दूसरे लड़ाकों ने मिलकर असद के दशकों पुराने शासन को खत्म कर दिया। तो किसी ने सोचा होगा कि नई सरकार सबसे पहले इन विदेशी लड़ाकों को देश से बाहर करेगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। जी हाँ, और यही इस कहानी का सबसे। नई सरकार के राष्ट्रपति अहमद अल-शर्रा ने इन विदेशी लड़ाकों को, जिनमें उइगर भी शामिल थे, अपने प्रशासन और सेना का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। मतलब उन्हें सिर्फ नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि बाकायदा सेना में भर्ती कर लिया। ये तो यकीन करना मुश्किल है। भर्ती ही नहीं किया, उन्हें बहुत अहमियत दी गई। ज्यादातर उइगर लड़ाकों को सीरिया के रक्षा मंत्रालय के तहत एकीकृत किया गया। एक अलग डिवीजन भी बनाई गई, जहां तक मुझे याद है। जी, एक 84वीं डिवीजन बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से उइगर लड़ाके ही हैं। और बात यही नहीं रुकी। दिसंबर 2024 तक अब्दुल अजीज दाऊद हुदाबिर्दी, जिन्हें जाहिद के नाम से भी जाना जाता है, समेत 6 विदेशी लड़ाकों को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर प्रमोट भी कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल? जी, तो ये लड़ाके अब सिर्फ विदेशी लड़ाके नहीं हैं, वे सीरिया की आधिकारिक सेना का हिस्सा है। तो एक तरफ सीरिया के सरकार उइगरों का जनरल बना रही है, और दूसरी तरफ उसी सरकार के विदेश मंत्री बीजिंग में उन्हें चीन को सौंपने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभास समझ से परे है। बिल्कुल, इससे चीन की प्रतिक्रिया पर बात करना और भी जरूरी हो जाता है। चीन इस सब को कैसे देख रहा है? वो चुप तो नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। चीन की रणनीति इस मामले में बहुत आक्रामक और यूं कहें कि दूरगामी रही है। वो इसे अपनी घरेलू सुरक्षा का मामला मानता है और किसी भी कीमत पर इन लड़ाकों को वापस लाना चाहता है। और इसके लिए वो क्या कर रहा है? ने दुनिया भर के 81 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं। 81 देश? जी, खासकर अपने पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ। और इन संधियों का असर क्या हुआ है? क्या वे वाकई उइगरों को वापस लाने में कामयाब रहे हैं? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से चीन ने मुस्लिम देशों पर दबाव डालकर 682 उइगरों को हिरासत में लिया है या उन्हें निर्वासित करवाया है। और इसमें तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं? हाँ, और इसमें तुर्की जैसा देश भी शामिल है, जिसके साथ चीन की कोई औपचारिक प्रत्यर्पण संधि तक नहीं है। मतलब दबाव की राजनीति। बिल्कुल। और चीन ने इंटरपोल का भी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर उसने 5530 से ज्यादा नोटिस और गिरफ्तारी के अनुरोध भेजे हैं। ये एक वैश्विक अभियान है। तो चीन का ये रवैया नया नहीं है। बशर अल-असद के समय भी तो उनके रिश्ते चीन से अच्छे थे ना, शायद इसी वजह से। एकदम सही। चीन का असद के लिए समर्थन कभी भी असद की विचारधारा के लिए नहीं था। ये एक रणनीतिक साझेदारी थी। अच्छा। असद सरकार भी उइगर लड़ाकों को आतंकवादी मानती थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करती थी। इसी वजह से चीन ने असद परिवार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में 8 बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। 8 बार? जी। और इसी वजह से जब असद की सरकार गिरी और एक ऐसी सरकार आई जिसका हिस्सा खुद उइगर लड़ाके थे, तो चीन के साथ उसके संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे। इस सीरिया की नई सरकार की दुविधा बिल्कुल साफ नजर आती है। देश सालों के गृह युद्ध में तबाह हो चुका है, उसे दोबारा खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर चाहिए, और वो पैसा चीन दे सकता है। हाँ। लेकिन चीन की शर्त है कि उन लड़ाकों को वापस करो जो अब उनकी अपनी सेना का हिस्सा हैं। ये तो एक असंभव स्थिति लगती है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और नैतिक पहेली है। उन्हें पुनर्निर्माण के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, साथ ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए और वैश्विक मंच पर अकेलेपन को खत्म करने के लिए उन्हें चीन जैसे बड़े देशों का साथ भी चाहिए। और राष्ट्रपति अल-शर्रा
इसकी कोशिश कर भी रहे हैं? जी, वो इसी कोशिश में रूस, अमेरिका और फ्रांस के नेताओं से मिल चुके हैं। उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कई प्रतिबंध हटा भी दिए हैं। लेकिन यहाँ पश्चिमी देशों का रवैया भी तो बड़ा अजीब है। एक तरफ वो नई सीरियाई सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उइगर लड़ाकों को अब भी आतंकवादी मानते हैं। तो क्या वे इस बात पर आंखें मूंद रहे हैं कि सीरिया की सेना में वही लोग शामिल हैं जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं? यही तो इस मामले का सबसे बड़ा विरोधाभास है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वॉशिंगटन ने सीरियाई रक्षा बलों में उइगरों की भागीदारी पर आज तक कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जताई है। मतलब एक तरह की खामोश सहमति। हाँ, ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये स्थिति दमिश्क के लिए एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसी है। एक तरफ चीन का पैसा और उसका दबाव है, और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की एक तरह की मौन स्वीकृति है। उन्हें चुनना है कि वे किसे ज्यादा नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं। तो अगर हम विदेश मंत्री अल शेबानी के बीजिंग वाले बयान पर वापस लौटें, तो क्या ये माना जाए कि सीरिया ने चीन के दबाव के आगे झुकने का फैसला कर लिया है? ये उइगरों के प्रति दमिश्क के अब तक के रुख से एक बहुत बड़ा बदलाव तो है। बिल्कुल। एक तरफ आपकी सरकार उन्हें सेना में बड़े पद दे रही है, और दूसरी तरफ आपके विदेश मंत्री उनकी वापसी की जमीन तैयार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सीरिया पर चीन का प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे चीन का आर्थिक और कूटनीतिक दबदबा सीरिया में बढ़ेगा, उइगरों के मुद्दे पर दमिश्क का रुख बदलना लगभग तय है। सीरिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपने सबसे बड़े आर्थिक मददगार और अपनी सेना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। तो आगे क्या हो सकता है? क्या हम वाकई में देखेंगे कि सीरिया अपनी ही सेना के सैनिकों को पकड़कर चीन भेज रहा है? इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन अपने बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल करके उइगरों को सीरिया से वापस लाने की हर संभव कोशिश करेगा, और अगर वे वापस लाए गए तो उनका भविष्य बहुत अंधकारमय है। उन्हें शिंजरांग के उन्हीं कैंपों में रखा जा सकता है? बिल्कुल, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। आने वाले कुछ महीने ये तय करेंगे कि अल शेबानी के बयान सिर्फ चीन को शांत करने के लिए थे, या ये वाकई उइगरों के प्रति सीरिया की नीति में एक ऐसे खतरनाक बदलाव का संकेत है जिसमें उनकी सामूहिक वापसी भी शामिल हो सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। सीरिया की नई सरकार एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ देश को फिर से बनाने के लिए चीन का पैसा है, और दूसरी तरफ अपनी जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए वही उइगर लड़ाके हैं जो अब उसकी सेना का हिस्सा हैं। और चीन अपनी पूरी ताकत उस खतरे को खत्म करने में लगा रहा है जिसे वो अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा मानता है। और इस पूरी शतरंज की बिसात पर हजारों उइगरों की जिंदगी और उनका भविष्य दांव पर लगा है। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना जरूरी है जिस पर सोचना दिलचस्प होगा। हमारे स्रोत ये साफ बताते हैं कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, उइगर लड़ाकों को आतंकवादी तो मानते हैं, लेकिन सीरिया की नई सेना में उनके शामिल होने पर कोई औपचारिक आपत्ति नहीं जता रहे हैं। हाँ, ये खामोशी क्या दिखाती है? क्या ये नई सीरिया में पश्चिमी विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बारे में कुछ बताती है? शायद उनके लिए एक असद विरोधी सरकार का सत्ता में बने रहना ज्यादा जरूरी है, भले ही उसकी सेना में वे लोग शामिल हों जिन्हें वे खुद आतंकवादी कहते हैं। और क्या ये अनकहा रुख दमिश्क को चीन की मांगों पर अंतिम फैसला लेने में किसी तरह से प्रभावित कर सकता है? ये सवाल आने वाले समय में मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा देंगे।